ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फ्लूइड मैकेनिक्स से क्वेश्चन दे रखा है। अ सिलिंड्रिकल कंटेनर रोटेट्स विथ कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा, रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज कैपिटल आर, फाइंड हाइट h एज शोन एट विच वाटर इज इन इक्विलिब्रियम विद रिस्पेक्ट टू कंटेनर। मतलब वाटर जो है आपका किसमें है, इक्विलिब्रियम में है। कह रहा है कि एक हमारा कंटेनर है, मान लेते हैं ये इस टाइप का कंटेनर, वो फिगर बना के दे रखा था पहले से ही, है ना। और जब इसको आप क्या करते हैं, इसमें वाटर है इस टाइप से, ये वाटर आपका है, ये वाटर है, इसको रोटेट कर रखा है इस टाइप से। अगर इसे ओमेगा से रोटेट करेंगे और इसका रेडियस हमारे कंटेनर का सिलिंड्रिकल कंटेनर है तो रेडियस r हो गया। तो अगर ओमेगा से रोटेट करेंगे तो हो गया क्या, ओमेगा से जब रोटेट करेंगे तो ये जो मेनिस्कस है इसका मेनिस्कस कुछ इस टाइप का हो जाएगा, इस टाइप का हो जाता है मेनिस्कस इसका। क्यों हो जाता है, इसके एंगुलर वेलोसिटी कारण सूडो फोर्स आता है ना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, उसके कारण बेसिकली ऐसा होता है। खैर उस पर हम नहीं जा रहे हैं, ऐसा होता है, ऐसा हमने कई बार पढ़ा है, क्वेश्चन पढ़ा है हमने, क्वेश्चन हमने क्लास में कराया था नॉर्मली। ध्यान से अगर आप देखें तो इस टाइप से ये क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, इक्विलिब्रियम में है। इसका मतलब ये कि अगर ओमेगा से रोटेट कर रहा है, इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब ये कि इसका ये जो ये वाला हाइट है, ये वाला हाइट अब बढ़ नहीं रहा है, मतलब पहले बढ़ रहा होगा, बढ़ते 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 अब ये इक्विलिब्रियम में आ गया है, अब ये नहीं बढ़ेगा। तो यही h की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, ये h की वैल्यू होगी क्या, है ना। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मान लेते हैं एक पार्टिकल है यहाँ पर, है ना, लिक्विड का कोई पार्टिकल है। अगर ये लिक्विड का कोई पार्टिकल यहां पर है जो कि कितने डिस्टेंस पर है, x डिस्टेंस पर है, और वर्टिकल हाइट इसकी कितनी है, y, मतलब इसका कोऑर्डिनेट y है। इसको मैं बाहर निकाल लेता हूं। ध्यान से अगर आप देखें तो बाहर निकाल लेंगे तो इस पार्टिकल को अगर आप ध्यान से देखें तो ये पार्टिकल अगर मूव कर रहा है, रोटेट कर रहा है, तो इस पार्टिकल पे क्या लग रहा होगा, एक नॉर्मल लग रहा होगा। क्या लग रहा होगा, नॉर्मल। और ये मेनिस्कस का क्या है, सेंटर है, ये पॉइंट O, ये मान लेते हैं थीटा है। तो ध्यान से देखिए ये आपका नॉर्मल लग रहा है, ये आपका रेडियस स्मॉल r है, मतलब ये वाला पार्टिकल ये r रेडियस की इस वाले सर्कल में मूव कर रहा है। तो ध्यान से अगर आप देखें तो इस पर एक क्या लगेगा, mg नीचे की तरफ लगेगा, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ लगेगा, जिसे हम क्या बोलेंगे, m r ओमेगा स्क्वायर। r कौन सा, ये रेडियस, जिस सर्कल में रेडियस बना रहा है, मतलब जिस सर्कल में घूम रहा है। तो अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये नॉर्मल क्या कर रहा होगा, इसका नॉर्मल का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा, वर्टिकल डायरेक्शन में, जिसे हम क्या बोलेंगे, n cos थीटा। इसे हम क्या बोलने वाले हैं, n cos थीटा। और ये क्या आएगा, n sin थीटा आएगा। तो n sin थीटा mr ओमेगा स्क्वायर से बैलेंस हो जाएगा, n cos थीटा mg से बैलेंस हो जाएगा फॉर इक्विलिब्रियम, अगर ये इक्विलिब्रियम में है। मतलब ये अगर मेनिस्कस अब घट बढ़ नहीं रहा है, इसका मतलब कोई भी पार्टिकल ना तो ऊपर जा रहा है ना तो नीचे जा रहा है, मतलब नेट फोर्स पे कितना लग रहा है, 0। और अगर नेट फोर्स 0 लग रहा है तो ध्यान से अगर आप देखें तो n sin थीटा इज इक्वल टू m r ओमेगा स्क्वायर, और n cos थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, m इंटू जी। डिवाइड मारेंगे तो जैसे ही डिवाइड करेंगे दोनों को तो m और m कट जाएगा, n और n कट जाएगा, tan थीटा आ जाएगा। और इस tan थीटा की वैल्यू आपके पास कितने आने वाली है, r ओमेगा स्क्वायर अपॉन में कितना, m इंटू में g। यहां पे r क्या है, r इज द x, और tan थीटा क्या है, tan थीटा इज द dy बाय dx, मतलब स्लोप। अरे भाई अगर मैं इसे कहूं x कॉमा y और ये इसका स्लोप मैं निकालना चाहता हूं, सॉरी इसका मैं एक कर्व का इक्वेशन निकालना चाहता हूं, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, dy बाय dx, है ना। अच्छा dy बाय dx, ये बात तो समझ में आ गई। dx का मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो dy कितना आ जाएगा, dy इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, m कहां से आ गया भाई, m नहीं आएगा, खाली जी आएगा, है ना। ओमेगा स्क्वायर अपॉन में g इंटू में कितना, x इंटू में कितना हो गया, dx। दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दीजिए, है ना। x बराबर 0, मतलब ये ओरिजिन है, x बराबर 0 तो y बराबर 0, ये 0 है तो ये भी 0 है, और x बराबर जब x होगा तो y बराबर y हो जाएगा, ये x और ये y। ध्यान से अगर आप देखें इसको इंटीग्रेट करेंगे तो x स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा, s स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा, मतलब जो हमारा इक्वेशन ऑफ पाथ आएगा, मेनिस्कस का जो इक्वेशन आएगा वो आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन में 2g, ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन में 2g। खैर दिख नहीं रहा आपको, ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन में 2g मैं लिख देता हूं। तो इसको इंटीग्रेट करने के बाद क्या आ रहा है आपके पास आ रहा है y इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन में 2g। तो ध्यान से अगर आप देखें तो आपको किसकी वैल्यू पूछी जा रही है, इस h की वैल्यू पूछी जा रही है। मतलब जब x बराबर
x बराबर r होगा, r मतलब रेडियस के बराबर होगा, तो y की वैल्यू क्या होगी? तो रुक दीजिए यहाँ पर x बराबर जैसे कैपिटल R रखेंगे y की वैल्यू h आ जाएगी h बराबर ओमेगा स्क्वायर कैपिटल R स्क्वायर अपॉन में 2g। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज if force, velocity and area is considered as a fundamental physical quantity, then find out the dimensional formula of y। y मतलब यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोल रहा है ना। तो y का हमारा क्या निकालना है? डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। अगर फोर्स, वेलोसिटी और एरिया को क्या मान लिया जाए, हम एक फंडामेंटल क्वांटिटी की तरह ट्रीट करें तो जैसे कि एज यूजुअल हमें पता है कि अगर हम मास, लेंथ और टाइम को फंडामेंटल क्वांटिटी की तरह ट्रीट करते हैं, जैसे निकालते हैं, जिस तरीके से निकालते हैं हम फॉर्मूला, उसी तरीके से यहां पे भी निकालेंगे। सिंपल सा बात यह है कि अगर इसे माना जाए तो y की वैल्यू क्या होगी, तो इस तरीके के लिए y इज द फंक्शन ऑफ, y की वैल्यू जो निकालनी है इन द फंक्शन ऑफ फोर्स, वेलोसिटी और क्या दे रखा है, एरिया। मतलब इसके टर्म में y को लिखना है। अगर इसके टर्म में y को लिखना है तो ध्यान से अगर आप देखें तो मैं क्या लिखूंगा कि y का जो डायमेंशन होगा वो f के डायमेंशन डिपेंड करेगा, v के डायमेंशन डिपेंड करेगा, a के डायमेंशन पे डिपेंड करेगा। तो ध्यान से अगर आप देखें तो y क्या है, y यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मतलब स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन। अच्छा, स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स अपॉन में एरिया। स्ट्रेन का कोई डायमेंशन होता नहीं है, स्ट्रेस का फोर्स अपॉन में एरिया होता है। मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, m l के पावर -1 t के पावर -2 एंड दिस इज इक्वल टू सम कांस्टेंट k। ले लीजिए, y अगर f पे डिपेंड करता है तो क्या लिखेंगे, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू f के पावर a, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v के पावर b। तो उसी तरीके से मैं यहां पे क्या लिखने वाला हूं, फोर्स का डायमेंशन जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ml पावर -1 t के पावर -2, -1 नहीं, ml t के पावर -2 एंड दिस इज इक्वल टू कितना, a इनटू में वेलोसिटी l t के पावर -1 पावर में कितना हो गया, b, एरिया l स्क्वायर के पावर c हो गया। मतलब एबीसी हमने डायमेंशन मान लिया, इसका पावर कितना चढ़ रहा होगा। ध्यान देखिए, इसको सॉल्व कर दे, k की वैल्यू 1 लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो m l के पावर -1 t के पावर -2 एंड दिस इज इक्वल टू k m के पावर, यहां पर a बनेगा, सिर्फ a ही बनेगा और कुछ नहीं बनेगा। ठीक। l के पावर कितना बनेगा, l के पावर a बना, यहां से कितना बना, प्लस b बना, यहां से कितना बना, प्लस में कितना बना, 2c बना। अच्छा जी, t के पावर कितना बना, माइनस में 2a बना, माइनस में b बना। ठीक है, तो ध्यान से देखें तो पावर कंपेयर करिए। पावर कंपेयर करने में मिला कि a बराबर इज इक्वल टू 1 और a प्लस b प्लस 2c इज इक्वल टू -1 और उसके बाद यहां से -2a माइनस b इज इक्वल टू कितना बना, t के पावर -2, मतलब ये -2। a की वैल्यू 1 है, यहां पर रखेंगे तो ये -2 आ जाएगा, ये -2 आ जाएगा तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आपके पास। और जैसे b की वैल्यू 0 आ गई, उठा के यहां रख दीजिए, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, -2 हो गया, c की वैल्यू कितनी हो गई, c की वैल्यू हो गई -1। तो c की वैल्यू -1, b की वैल्यू 0, a की वैल्यू 1। मतलब जो y का फॉर्मूला बना वो y का फॉर्मूला बना सम कांस्टेंट k f के पावर a मानना था ना, हाँ ना। तो फोर्स f के पावर 1, वेलोसिटी के पावर 0 और एरिया के पावर कितना, -1। k को 1 ले लीजिए, सम कांस्टेंट जो माना जाता है, जनरली 1 मान लेते हैं, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन इज अ करेक्ट क्वेश्चन जी। करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेजिस्टिविटी विल बी फॉर एल्युमिनियम, मरकरी, कॉपर, टंगस्टन। मतलब W का, एल्युमिनियम का, Al का, Hg का और कॉपर का। अब ऐसे भी क्वेश्चन आने लगे हैं, आपको इसका वैल्यू याद रहेंगे तो आप कर पाएंगे, या फिर थोड़ा सा दिमाग लगा के इधर उधर करके आप बता सकते थे। तो इसमें सीधा सीधा ऐसे बोला जा सकता था, आप देख सकते थे कि मरकरी में, कॉपर में, टंगस्टन में और एल्युमिनियम में सबसे ज्यादा रेजिस्टिविटी किसकी होती है, मरकरी की, और सबसे कम रेजिस्टिविटी किसकी होती है, कॉपर की। क्योंकि कॉपर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन कंपैरिजन टू ऑल, है ना। उसकी वो गुड कंडक्टर है तो उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी, तो रेजिस्टिविटी उसकी सबसे कम होगी। और रेजिस्टिविटी अगर सबसे कम होगी तो आप देख सकते हैं 2 ऑप्शन आप ले सकते हैं, 2 ऑप्शन में से चूज कर सकते हैं जिसमें रेजिस्टिविटी कॉपर का सबसे कम दे रखा है, फिर उसके बाद उस हिसाब से आप लगा सकते हैं। लेकिन हम जानते हैं Hg क्या होता है, वेरी वेरी इंसुलेटर होता है, मतलब कि सबसे बहुत ज्यादा इंसुलेटर, उसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है। तो ऑप्शन 1 इज अ करेक्ट ऑप्शन। इसमें बहुत ज्यादा इसमें दिक्कत वाली बात ही नहीं थी, है ना। जिसको याद रहा होगा वो मार के आगे बढ़ गया होगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटिविटी से, अगेन काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन है।
टू ट्रेन ए एंड बी मूविंग विद स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर एंड 72 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली इन अपोजिट डायरेक्शन। क्या कह रहा है, क्या है कि दो ट्रेन है, एक ट्रेन है आपका ए, ये मान लेते हैं आपका ट्रेन ए है, और ये ट्रेन आपका दे रखा है ये बी है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। ये इधर चल रहा है 36 किलोमीटर पर आवर से, ये इधर चल रहा है कितने से, कितने चल रहा है ये 72 किलोमीटर पर आवर। तो 36 किलोमीटर पर आवर है तो उसको आप चेंज कर सकते हैं मीटर पर सेकंड में। तो 36 से चेंज करिए, कितने 36 इंटू 5/18 तुरंत मल्टीप्लाई करके चेंज कर दीजिए 10 मीटर पर सेकंड। तो ये 10 मीटर पर सेकंड से इधर जा रहा है और ये 20 मीटर पर सेकंड से इधर जा रहा है। 72 किलोमीटर पर आवर है ना, तो 72 इंटू 5/18 करेंगे तो आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो उसके आगे क्या बोल रहा है, अ मैन मूविंग इन अ ट्रेन विथ स्पीड 1.8 किलोमीटर पर आवर अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ ट्रेन, है ना। एक मैन है जो ए में मूव कर रहा है और अपोजिट 1.8 किलोमीटर पर आवर, 1.8 का क्या मतलब हुआ 0.5 मीटर पर सेकेंड, चलो 0.5 लिख देते हैं, तो ये हो गया हमारा 0.5 मीटर पर सेकेंड। लेकिन ये स्पीड किसके रिस्पेक्ट में दे रखा है, इस ट्रेन के रिस्पेक्ट में दे रखा है आपको, है ना। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ मैन एज सीन बाई द ट्रेन बी, मतलब जो बी में बैठा होगा जो आदमी वो इस मैन को देख रहा होगा तो इसकी कितनी वेलोसिटी देख रहा होगा, रिलेटिव वेलोसिटी बेसिकली। तो ध्यान से अगर आप देखें तो वेलोसिटी ऑफ मैन मैं बोलूंगा विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो क्या लिखूंगा, वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस में वेलोसिटी ऑफ बी। एक चीज ध्यान रखें कि इस डायरेक्शन को आप पॉजिटिव माने, इस डायरेक्शन को क्या माने, नेगेटिव माने, तो क्वेश्चन बड़ी तेजी से सॉल्व होगा। ध्यान से अगर आप देखें तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिखा हुआ है, लेकिन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसकी रफ्तार हमें नहीं पता, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसकी रफ्तार नहीं पता। ध्यान से अगर आप देखें तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसकी रफ्तार कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड से ट्रेन इधर जा रहा है, ये 0.5 मीटर पर सेकंड से इधर जा रहा है। इसका मतलब मैन की जो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में रफ्तार होगी, मैन की जो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जो रफ्तार होगी असलियत में वो कितनी होगी, 9.5 मीटर पर सेकंड, वो भी राइट वर्ड डायरेक्शन में, इसलिए मैंने प्लस लिखा। और वेलोसिटी ऑफ बी क्या लिखूंगा, माइनस में 20 मीटर पर सेकंड, क्योंकि लेफ्ट साइड में जा रहा है वो। ध्यान से अगर आप देखें दोनों की वैल्यू उठा के जब रखेंगे तो देन दिस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस में 29.5 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन बी। तो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑप्टिक्स से क्वेश्चन है, वेरी वेरी सिंपल। क्या बोल रहा है, डिस्कस द प्रॉपर्टी ऑफ इमेज फाउंड बाय द शोन मिरर ऑफ रियल ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। आपको फिगर दे रखा है क्वेश्चन में, ये आपका क्या है, ये आपका एक कॉन्केव मिरर है और यहां पे ये फोकस दे रखा है, यहां पे सेंटर ऑफ कर्वेचर दे रखा है, ये आपका पोल दे रखा है, एक ऑब्जेक्ट यहां पर रखा हुआ है। अगर एक ऑब्जेक्ट यहां पर रखा हुआ है तो इसका इमेज कैसा बनेगा, उसकी प्रॉपर्टी बताना है। सिंपल सी बात है, क्या होता है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे पहले रखा हुआ है, जिसका मतलब इसका जो इमेज बनेगा वो इमेज हमेशा फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में ही बनेगा, क्योंकि ये इनफाइनाइट पे होता है तो इमेज का फोकस बनता है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनता है। इसका मतलब जब ये चलेगा इनफाइनाइट से सेंटर ऑफ कर्वेचर, तब इमेज चलेगा फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ध्यान से अगर आप देखें ये हमारा क्या बनेगा, उल्टा बनेगा, मतलब इन्वर्टेड इमेज बनेगा। और कैसा बनेगा, रियल बनेगा, क्योंकि रे ऑफ लाइट लेफ्ट में ही आएगी, तो रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा और डिमिनिश्ड बनेगा, छोटा बनता है। कैसा बनेगा, डिमिनिश्ड। सिंपल सा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन मिक्स्ड विद 5 मोल ऑफ आर्गन एट टेम्परेचर T, फाइंड द टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, है ना। तो थर्मोडायनेमिक्स से भी क्वेश्चन पूछ दिया गया है। 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन मिक्स्ड, पहली बात इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला सीधा था, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, F/2 μRT जानते होंगे। किसी T टेम्परेचर पे किसी गैस का इंटरनल एनर्जी कितना होता है, F/2 μRT, F इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब आपको क्या बोल रखा है, दो गैस मिक्स कर दिया गया, अरे दो गैस मिक्स कर दिया गया तो इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा, U1 + U2, दोनों का इंटरनल एनर्जी जुड़ जाएगा, क्योंकि एनर्जी डायरेक्ट जुड़ती है ना। तो एनर्जी डायरेक्ट जुड़ जाएगा, U1 + U2 हो जाएगा। ध्यान से अगर आप देखें तो पहले क्या है, ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होता है, क्या लिखेंगे 5/2, क्योंकि डायरेक्ट अटॉमिक मॉलिक्यूल है। 3 मोल था तो 3 μRT टेम्परेचर पे, प्लस उसके बाद ऑर्गन लिया गया 5 मोल ऑर्गन लिया गया, है ना, आर्गन लिया गया 5 मोल आर्गन लिया गया। उसके बाद इसका AR, ये मोनो एटॉमिक गैस है, और अगर मोनो एटॉमिक गैस है तो ध्यान से अगर आप देखें तो 3 आपका क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम।
तो 3/2 इंटू 5 म्यू आर टी, म्यू क्यों लिखोगे, म्यू तो लिख चुके ना। तो ध्यान से अगर आप देखें तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, म्यू तो लिखा गया ना भाई। तो 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 15 15 30 एंड दिस इज इक्वल टू कितना 15 आर टी बाई 2 करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो 15 आर टी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 3।